हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अंदर हमको ये 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। इस 5 टॉपिक के अंदर पूरी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होती है। करेंगे ये जो दिख रहा है बेसिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, क्लाइमेटिक फिनोमेना, डिस्टर्बेंसेस। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जैसे जेट स्ट्रीम्स, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वेस्ट स्टडीज, ईस्ट स्टडीज क्या है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कंप्लीटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो है उसके अंदर ये पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया है और जो मेरे नोट्स हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं मैंने, ठीक है। पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी से। बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में पहला है कि क्या डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। अब हम बोलते हैं ना कि वेदर आज का ये है, कैसा वेदर है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम वेदर देखते हैं, हमारे जो स्क्रीन फोन स्क्रीन या किसी पे भी हम वो सेट करते हैं तो वेदर ही शो करता है ना, क्लाइमेट थोड़ी शो करता है वो। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। वेदर जो है कि शॉर्ट टर्म बताता है, शॉर्ट टर्म क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, और जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म कंडीशन उसको बताता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, कि मतलब हीट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन लॉन्ग टर्म में कैसा है। लॉन्ग टर्म मेजरली हम कितने साल का डाटा लेते हैं, 30 साल का डाटा लेते हैं क्लाइमेट को देखने के लिए। और वेदर डे टू डे सीजनल बेसिस इसका बताता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये डिफरेंस दोनों में यही है, बस अपने को याद रखना है। क्लाइमेट 30 ईयर्स का डाटा को रिकॉर्ड करके बताता है, और वेदर जो है डे टू डे फिनोमेना या लॉन्ग शॉर्ट टर्म में क्या क्या एटमॉस्फेरिक वो कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले इस वाले डायग्राम से देखो एक सेकेंड। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, लैंड के पास सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पहले आएगी ट्रोपोपॉज आता है, इन दोनों के बीच में। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज आएगा। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मीजोपॉज आएगा, और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में थर्मोपॉज आएगा। अब देखो जो लेयर, मतलब जैसे ट्रांजिशन फेज आता है, थर्मोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जा रही है तो कौन सा पॉज आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जा रही है तो कौन सा पॉज आ रहा है, ट्रोपोपॉज। मतलब जिससे जिसमें चेंज हो रहा होगा तो वही वाला पॉज लगाते चलना, ठीक है। अब इसे हम एक्स और वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तो हम देखते हैं ऑल्टीट्यूड और यहाँ देखते हैं टेम्परेचर। तो हर एक लेयर का अपना खुद का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ऑल्टीट्यूड देखने को मिलेगा, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो किस लेयर में परफॉर्म हो रही हैं, ये अपने को याद करना है इस वीडियो के इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो ट्रोपोस्फेयर जो है ना, ट्रोपोस्फेयर ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, सॉरी। ट्रोपोस्फेयर जो है वो कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इक्वेटर पे तो इसका जो ऑल्टीट्यूडल डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और पोल्स पे कम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ सन सन होता है। सन का अपरेंट मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक देखने को मिलता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन का अपरेंट मूवमेंट होता है, तो जितनी जैसे जो प्रेसिपिटेशन और ये कन्वेंशनल एयर वगैरह होती हैं ये सारी यहीं पर उठती हैं। अभी ये जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कोई बात नहीं, नीचे मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक में वो सारी क्लियर हो जाएंगी। पहले बस इतना याद रखो कि यहाँ पोल्स इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा और पोल्स पे इसका डिस्टेंस रहता है कम। तो ये कितने से कितने कब देखने मिलती है, ये देखने मिलती है 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। मतलब अलग अलग भी दे रखा है पर एनसीईआरटी में ये दे रखा है 8 टू 18, 8 किलोमीटर पोल्स के आसपास और 18 इक्वेटर पे ज़्यादा एल्टीट्यूड डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फेयर का, क्योंकि सारी वेदर कंडीशन, वेदर फिनोमेना जैसे रेनफॉल वगैरह और जितने भी सेल्स का फॉर्मेशन वो कन्वेंशनल करेंट्स का वो रहता है, वो सब ITCZ वगैरह ये सब इक्वेटर पे ही होता है, क्योंकि सन के अपरेंट मूवमेंट की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहता है। तो वहाँ हीट ज़्यादा होती है, वहाँ प्रेसिपिटेशन इन सब का ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इक्वेटर की जो लेयर है वो ज़्यादा थिक देखने को मिलती है, मतलब ऑल्टीट्यूड वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है उधर इन कंपेयर टू द पोल्स। ये चीज़ पहले अपने को याद रखनी है। जितनी वेदर कंडीशन होंगी मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में कंप्लीट होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज आने के बाद उसके बाद आता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो वहाँ का क्लाइमेट होता है वो बहुत स्टेबल होता है। मतलब कोई ऐसी, जैसे ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे कन्वेंशनल करेंट्स वगैरह का मूवमेंट हो रहा है, ITCZ है और जेट स्ट्रीम्स वगैरह सब मूव कर रही हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसी कोई भी वेदर फिनोमेना
नहीं होता हो रहा होता है, वहाँ स्टेबल कंडीशन होती हैं, इसलिए वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह देखते हैं कि वहीं पे उनको लिए मतलब उड़ाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही। उसके बाद आता है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज के बाद आता है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या होता है? मीसोस्फेयर में जो मेटेओर्स होते हैं वो यहाँ के बर्न हो जाते हैं। बर्न क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। जो मेटेओर्स होते हैं वो टेम्परेचर उनका ज़्यादा होता है, और जो मीसोस्फेयर है ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, इन सारी लेयर्स में सबसे कोल्डेस्ट मीसोस्फेयर है। तो वहाँ के फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं जो मेटेओर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में मीसोपॉज आएगी। जिस लेयर से जिस लेयर में जा रहे हैं, जैसे मीसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर में जा रहे हैं, तो उसी लेयर जो नीचे वाली लेयर है उसकी मीसोपॉज आएगी, मतलब उसका पॉज लग रहा है, ठीक है, वो खत्म हो रही है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ये रेडियो सिग्नल्स वगैरह, सब जो है थर्मोस्फेयर की लेयर से ही मतलब रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर में और भी चीज़ें होती हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमको ये ऑरोरास फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। ऑरोरास, ठीक है। ऑरोरास कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, एक होता है ऑरोरा बोरेलिस। ऑरोरा बोरेलिस जो होता है वो अपने को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, क्योंकि रशिया के अंदर बोरेल फॉरेस्ट है तो उनके नाम पे ऑरोरा बोरेलिस नाम रख दिया है। और ऑस्ट्रेलिस से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किधर साइड है? सदर्न साइड। तो ऑरोरो ऑस्ट्रेलिस जो है वो सदर्न साइड की साइड देखने को मिलते हैं। ऑरोरास फॉर्मेशन होते हैं ये भी थर्मोस्फेयर में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो उनके उनके मूवमेंट वगैरह और उनके रिएक्शन वगैरह की वजह से यहाँ ऑरोरास फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। और जो भी रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, जो भी सैटेलाइट का सिग्नल्स वगैरह पास होते हैं, वो थर्मोस्फेयर वाली लेयर से ही पास होते हैं, ठीक है। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में मतलब ये एक्सोस्फेयर में ये सैटेलाइट वगैरह ये मूव करवा देते हैं, ये सब चीज़ें फिर मतलब आउटर स्पेस स्टफ हो जाता है एक्सोस्फेयर के बाद, ठीक है। अब एक बार इसको नोट्स में देख लेते हैं, कुछ कह रहा हो तो। देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर में कितना दे रखा है? ट्रोपोस्फेयर में 8 to 14 किलोमीटर लिखा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 to 10 या कहीं 18 to 14 ये दिखा रखा होता है, बस तैयार रखना है। पोल्स पे कम होता है और इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। देखो लिख रहा है कि टेम्परेचर भी इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है, तो उसकी वजह से जो ये है कन्वेंशनल करेंट्स का फॉर्मेशन वगैरह ये सब होता है, ये अपने को इक्वेटर पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, पोल्स पे कम देखने को मिला, यही सेम चीज़ समझा रखी है, ठीक है। क्योंकि थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल पे कम होती है, टेम्परेचर इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल पे कम होता है, यही बात लिखी हुई है। ग्रेविटी जो है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। अब ये ऐसा क्यों है? अब देखो, हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है क्या है? ओबलेट स्फीयर है, ऐसे मतलब चपटी है ऊपर नीचे से। तो अब ये ओबलेट स्फीयर है। अब ये बताओ रेडियस किधर की साइड ज़्यादा है? इधर ये वाला R1 रेडियस ज़्यादा है या R2? ऑब्वियसली R1 जो है वो पास है, तो पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी या इक्वेटर पे? डेप्थ वगैरह देख रहे हैं तो ये R1, इस वजह से पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेरिजन टू द इक्वेटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। ओबलेट इसकी अर्थ की शेप की वजह से याद रखना, ठीक है। जितने वेदर फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फेयर में कंप्लीट होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको भी बताई थी। अब यहाँ थिकनेस वेरी करती है रिवॉल्यूशन के साथ, मतलब आपने लैप्स रेट होता है, एक लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स लैप्स रेट क्या होता है कि हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर पे, ये लैप्स रेट होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपको कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा ट्रोपोस्फेयर पे। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ब्लॉक करती हैं किसकी वजह से? डेंस गैसेस की वजह से। लॉन्ग वेव रेडिएशन जैसे सन की हीट आई उसको ब्लॉक कर देती हैं। क्योंकि यहाँ पे डेंस गैसेस का गैसेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए आप ये वाली लाइन को भूल जाओ, थिकनेस वेरी करती है, ये वाली लाइन भूल जाओ और ये वाली, ठीक है।
बस याद रखो, एक होता है लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट होता है हर 1 किलोमीटर जाने पे कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ऑल्टीट्यूड को तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब आपको देखा होगा पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा होती है और नीचे जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है और पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होता है। ये लैप्स रेट की वजह से होता है कि ट्रोपोस्फेयर 5 लेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखनी है बस। अब इसका नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखो एरोप्लेन्स मूव करते हैं। ये लेयर जो 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन ओजोन देखने को मिलता है। ओजोन ओजोन जो कि हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन जो है 30 किलोमीटर लैंड से 30 किलोमीटर वाली उस पर हमको ओजोन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इस वाइट लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है हमको। लैप्स रेट जो है नेगेटिव होता है। लैप्स रेट अभी बताया था कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, तो लैप्स रेट नेगेटिव है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल बात है, समझ आ गई होगी। ये वाली लाइन छोड़ दो, कुछ नहीं है। ठीक है, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब ये 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर था, 50 से ऊपर 80 तक मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा। मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर है, बताया था। नो गैस और लीस्ट गैस होती है। ज़्यादातर गैसेज जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर तक आती हैं। बाकी मीजोस्फेयर में सच कोई गैस देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ मीटर्स और मेटोराइट्स का फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं। लेफ्ट जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ऑल्टीट्यूड के साथ साथ हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर भी घट रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव लेफ्ट रेट है। टेम्परेचर कहाँ तक कितना जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। ठीक है, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो है वो अपने को देखने को मिलेगा 640 किलोमीटर तक। बहुत सारे उसके अंदर 400 किलोमीटर भी दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर 400 किलोमीटर दे रखा है। आप अगर याद करना चाहो 400 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं, मतलब। ठीक है, आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होता है। ये लेयर्स होती हैं इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर DE, F1 F2 फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ऐसे डिवाइड किया होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। और बाकी ऑरोरास फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था कौन सा, ऑरोरा बोरिलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है जहाँ पे स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा और स्पेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपका एक्सोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। 400 लेयर पार करी, 400 किलोमीटर, उसके बाद आपका वो स्टार्ट हो गया एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब इसके अलावा ये देखो एक वेव लेंथ वाला ये चीज़ और याद रखना। जैसे अभी हम आगे इंसोलेशन की तरफ पढ़ेंगे तो अभी इसको यहीं पर दिखा देती हूँ। सबसे ये ग्राफ में देखो ये जो है ये वेवलेंथ को कर रही है मेजर। यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्ट है, यहाँ पे जाते जाते लॉन्ग होती जा रही है वेवलेंथ। तो पहले आती है कॉस्मिक रे, फिर आती है गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विबग्योर आता है जिसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट बैंड। ये सब छोड़ो। ठीक है, अपने को क्या रखना है? गामा रे, एक्स रे। अब देखो यूवी रे, ये यूवी रे का शॉर्ट वेवलेंथ दिखा रहा है। अभी अपने काम आएगा इसलिए देख के चलते हैं। और इंफ्रारेड का वेवलेंथ यूवी रेस कंपेरिजन में लॉन्ग वेवलेंथ है। ठीक है, इसको याद रखना, आगे काम आएगा। ये वेवलेंथ को याद करने के लिए मैंने इसको बना रखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंसोलेशन और हीट बजट। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या था? ट्रोपोस्फेयर कितनी लेयर तक दे रखा है? 8 to 18, इक्वेटर पे ज़्यादा, पोल्स पे कम। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। सारी वेदर फिनोमेना कंडीशन ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्टेबल कंडीशन है, तो एरोप्लेन वगैरह सब जो हमको ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो मेटोराइट्स है वो बर्न कहाँ हो रहा है? मीजोस्फेयर में, क्योंकि टेम्परेचर इनका
कम है यहाँ पे। और थर्मोस्फेयर के अंदर रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ऑरोरा फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड कहाँ पे नेगेटिव है? लेफ्ट साइड स्ट्रेटोस्फेयर में नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर के आसपास क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 1 किलोमीटर पे कितना होगा आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सोस्फीयर के अंदर स्पेस वाली सारी कंडीशंस हो रही हैं। अब इसका एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको बता देती हूँ। ये बनेगा, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, और ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप सिग्मा बनाया होगा सबमिशन वाला सिंबल, वही वाला सिंबल आप यहाँ बना दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे क्या है, ये आ गई ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर, ये आ गई स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, ये है मीजोस्फेयर, उसके बाद यहाँ पे ही आपके थर्मोस्फेयर, और यहाँ पे एक्सोस्फेयर। अब जैसे देखने को मिल रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में, ये डिक्रीज हुआ। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है। यहाँ जो आपके पास वो चेंजिंग मिला है, पॉज आ रही है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली -800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है मीजोस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे मेटेओर का बर्निंग होती है। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है मीजोस्फीयर वाली लेयर में, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। अब इसका रिकॉल हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ अर्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ अर्थ। इंसोलेशन, द अर्थ surface receives most of its energy in short wavelength. The energy received by the earth is known as incoming solar radiation और short insolation. अब जो सोलर रेडिएशन, अब जैसे अर्थ है, यहाँ से सूर्य, यहाँ से आई, ये होंगी सोलर रेडिएशन। ये क्या है? ये शॉर्ट वेवलेंथ होंगी। अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये क्या होती है? ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है। अभी मैंने आपको ऊपर क्राफ्ट में दिखाया था, वो जिसमें वेवलेंथ दिखाई थी, यहाँ पे यूवी रेज और एक्सरे वेव और सबकी दिखाई थी, उसको याद रट्टा मार लेना। उसी के बेसिस पे ये हो जाएगा, आपको ऐसा जाएगा कि जो सन से आ रही है वो यूवी रेज आ रही हैं। अब यूवी रेज क्या थी? यूवी रेज जो थी शॉर्ट वेवलेंथ थी, तो शॉर्ट वेवलेंथ हो गई सर की। और यहाँ से जो अर्थ से रेडिएट बैक होती है वो इंफ्रारेड होती हैं। इंफ्रारेड जो होती हैं ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर वो याद है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एपीहीलियन और पेरीहीलियन। एपीहीलियन कब देखने को मिलता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को एपीहीलियन यानी कि सन जो है वो अर्थ से दूर है, वो कुछ 154 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है दूर, ठीक है। पेरीहीलियन में पास होता है, पास में ज़्यादा पास नहीं, 147 मिलियन किलोमीटर पास देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो इंसोलेशन रिसीव्ड हो रही होती है पेरीहीलियन के टाइम पे, वो ज़्यादा रिसीव होती है क्योंकि वहाँ पे सन जो है पास है अर्थ के, और एपीहीलियन में दूर है, तो वहाँ पे इंसोलेशन इन कंपेरिजन टू पेरीहीलियन वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अपने यहाँ 3 जनवरी, अब हम बोलेंगे हमारे यहाँ तो उस समय ठंड पड़ती है, मतलब ठंड पड़ती है उस समय इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव हो रही है तो गर्मी क्यों नहीं लग रही? अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। एपीहीलियन, पेरीहीलियन। एपीहीलियन में क्या होता है? 4 जुलाई को सन जो है वो पास होता है अर्थ के। एपीहीलियन में सन जो है वो दूर होता है और पेरीहीलियन में पास होता है, ठीक है। अब इंसोलेशन पेरीहीलियन में ज़्यादा रिसीव हो रही है और एपीहीलियन में कम रिसीव हो रही है। देखो यहाँ सन है, हमारे यहाँ जनवरी में विंटर्स चल रही होती हैं। सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड होता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव हो रही है उस समय, और यहाँ पे जो है नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही होती हैं। याद रखना, जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगी 3 जनवरी के टाइम के आसपास, तब इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी, तब पेरीहीलियन कंडीशन चल रही होगी, सन जो है पास होगा पृथ्वी के, ठीक है। ये याद रखना बस। उसके अलावा फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं हीट बजट को लेके? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, लैंड एंड सी का डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड एंड सी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड जो है उसका एरिया ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द ओशियन, और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द लैंड एरिया वो कम है, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है।
उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का ट्रांसपेरेंट होना, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन होंगे तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी जो ये हीट आ रही है। अगर क्लियर स्काइज होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा अर्थ पे, जैसा कि हमको टेम्परेट वाले रीजन पे देखने को मिलता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन क्या होता है कि सन है इसके आसपास जो पृथ्वी का, ये पृथ्वी अपने ऑर्बिट में जो घूमती रहती है, ये रिवॉल्यूशन के इसमें आता है। इससे भी चेंज मतलब हीट बजट और इंसुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? जैसे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, अपने कुछ सीजनल वेरिएशन वगैरह देखने को मिलता है। नदर्न में जनवरी के टाइम पे सर्दियाँ होंगी और उसी टाइम पे सदर्न में गर्मियाँ चल रही होंगी, तो रिवॉल्यूशन भी इफेक्ट आता है। एक्सियल टिल्ट जो अर्थ है वो अपने, ये इसका मतलब वैसे मानना चाहिए यहाँ इतना 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट देखने को मिलता है अपने को अर्थ का, तो ये भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की हीटिंग और कूलिंग कैसे होती है? देखो एटमोसफेयर की हीटिंग और कूलिंग कैसे होती है? कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? अब जैसे लैंड है, अब लैंड के पास यहाँ पे एयर है, सेकेंड, जैसे लैंड है, इस लैंड के पास यहाँ पे लैंड है, लैंड के पास यहाँ पे एयर, एयर होगी, तो ये जो पास वाली एयर होती है एकदम, उसको जो गर्म करती है, ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको जब ये गर्म करेगी तो ये कंडक्शन के थ्रू करेगी। कंडक्शन यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। ये बॉडी वार्म थी लैंड, इसके पास जो एयर थी वो थोड़ी सी कोल्ड थी, तो उसने अपनी एनर्जी तक ट्रांसफर कर दी, कंडक्शन के थ्रू करेगी। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दी हीट। अब ये जो नीचे वाली एयर गर्म हो गई, क्योंकि कंडक्शन की वजह से नीचे वाली एयर गर्म हुई, तो यहाँ पे वार्म एयर हो गई। अब वार्म एयर का एक स्वभाव होता है, वार्म एयर राइज करती है और कोल्ड एयर जो है वो सिंक करती है। इस चीज़ को याद रखना, वार्म एयर राइज करेगी, कोल्ड एयर सिंक करेगी, और जो विंड्स होती हैं, विंड्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। ये दो चीज़ हमें अभी याद रखना। क्या क्या दो चीज़ याद रखनी है आपको? कि विंड जो है, विंड का मूवमेंट कैसा होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और एयर, एयर जो है क्या, वार्म एयर राइज करेगी और जो कोल्ड एयर है वो सिंक करेगी। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है। अब देखो कंडक्शन की वजह से क्या हुआ, कंडक्शन की वजह से नीचे वाली जो एयर की लेयर थी वो गर्म हुई। अब ये गर्म हुई, ऊपर है कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, अब ये राइज होना स्टार्ट करेगी, वार्म एयर राइज होगी, यहाँ कोल्ड एयर है, अब ये इसको धक्का मारेगी, ये इसको हटाएगी कोल्ड एयर को। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? यहाँ लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, वार्म एयर राइज करी लो प्रेशर से, यहाँ है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की तरफ वार्म एयर गई। अब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर से यहाँ पे जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पे आ गया वार्म, यहाँ पे आ गया आपकी कोल्ड एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर नीचे तरफ सिंक करेगी, तो यहाँ पे दो जगह खाली रह जाएंगी। एक सेकंड आपको दोबारा समझ आती हूँ। देखो क्या हो रहा है, कंडक्शन की वजह से ये नीचे वाली लेयर गर्म हो गई। ठीक है। अब ये राइज हुई, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे है कोल्ड एयर, जहाँ कोल्ड एयर होती है वहाँ प्रेशर हाई होगा, जहाँ वार्म एयर होगा लो प्रेशर लो होगा। अब ये यहाँ ही इसने कोल्ड एयर को धक्का मारा, यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया। अब इसको धक्का लगाए तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अब यहाँ पे है कोल्ड एयर, अब यहाँ पे जगह खाली होगी नीचे, अब नीचे खाली होगी तो कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करेगी, नीचे तरफ सिंक करेगी, यहाँ हो गया, यहाँ वार्म एयर शिफ्ट करवा दी इसने, तो यहाँ क्रिएट हो गया लो प्रेशर, और यहाँ पर है हाई प्रेशर। जो विंड होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, और यहाँ पे ये वार्म एयर जो है वो राइज करेगी, और कोल्ड एयर जो सिंक करेगी। ठीक है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये कन्वेक्शन होते हैं, जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है एयर का, ये कन्वेक्शन है। और एडवेक्शन क्या होते हैं? एडवेक्शन होते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी आगे आएंगे, उसमें एडवेक्शन देखने को मिलता है। जो लोकल विंड्स वगैरह देखने को मिलती है, लू वगैरह, ये एडवेक्शन के कारण देखने को मिलती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा होता है। अपने को बस ये याद रखना है। अभी हम देखते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है?
Albedo, the proportion of the incident light or radiated that is reflected by surface, typically that of a planet or moon. Albedo क्या होता है? Albedo होता है जैसे सनलाइट आई, सन की रेज आई, यहाँ पे कोई बॉडी है, उससे कितना रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वो एल्बिडो को डिपेंड करता है कि कितना आया सन से और कितना रिफ्लेक्ट बैक हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये सब एल्बिडो के थ्रू हम कर सकता है। सबसे ज्यादा एल्बिडो के साथ में बोलता है फ्रेश स्नो। फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो है, उसके बाद ओशियन आइस, फिर सैंड, फिर ग्रीन ग्रॉस, फिर सॉइल, फॉरेस्ट, फिर ओपन ओशियन, फिर चारकोल। ये एल्बिडो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको याद करना, इसका रट्टा मारना है आपको। इससे आपको पता रहेगा कि एल्बिडो क्या है, कि कितनी लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द लाइट, ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, एल्बिडो जो अर्थ का एल्बिडो है वो 0.3 है। 0.3 हमको अर्थ का एल्बिडो देखो बोलता है, यानी कि 30%। 30% जो है वो सीधा हिट हो जाती है, 70% ऑब्जर्व करती है अर्थ जो है। रिफ्लेक्टेड बैक 30% हो गई, एब्जॉर्ब किया 70%, तो एल्बिडो कितना बना 30%। क्यों? क्योंकि 30% रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट के बेसिस पे हमें एल्बिडो डिफाइन करना है। ठीक है, एल्बिडो सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्रेश स्नो का, उसके बाद ओशियन आइस का, फिर सैंड का, फिर ग्रीन क्रॉस का, फिर सॉइल का, फिर फॉरेस्ट, फिर ओपन ओशियन, फिर चारकोल। ठीक है, ये तो याद रखना 5 वाले, फ्रेश स्नो, ओशियन, सैंड, ग्रीन क्रॉस एंड सॉइल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपसे पूछूं पेरिहीलियन। पेरिहीलियन कब आता है? 3 जनवरी को। यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू द एपीलियन। एपीलियन कब आता है? 4 जुलाई को। ठीक है, ये याद रखना, कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है? फ्रेश स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो है। ठीक है, अर्थ का एल्बिडो कितना है? अर्थ का एल्बिडो है 30%। एल्बिडो क्या होता है? जितनी रिफ्लेक्टेड बैक इंसिडेंट, जो मतलब सोलर रेडिएशन जितना रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो बताती है एल्बिडो। 70% एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ और 30% रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हीट बजट। हीट बजट क्या है? ये देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसको देखना आप। हीट बजट में क्या हो रहा है पहले दस देखो। ये जो एनसीईआरटी डायग्राम है इसमें देखने को मिलेगा कि अब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आई कितनी? 100%, मान लो 100 यूनिट, तो उसमें 35 यूनिट तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और 65 यूनिट जो है एब्जॉर्ब हो गई। अब 65 यूनिट जो एब्जॉर्ब हुई हैं वो कुछ वेदर एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगी, इसमें एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी अर्थ पे, और फिर वो जो 65 यूनिट्स जो बच गए हैं, जो इंसोलेशन रह गया था, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू वापस चला जाएगा। जो 65 यूनिट है वो इसके अंदर रखा है। क्या हुआ? रेडिएशन फ्रॉम अर्थ से -23 था, 17 तो इसने स्पेस में छोड़ दी, 6 एटमॉस्फेयर में, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। 9 टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में लगी, उसने इसमें छोड़ दी एटमॉस्फेयर में, ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर दी इसने। कंडेंसेशन में लगा दी बाकी 19, यानी कि जितना इसने लिया था 48 + 17 65 यूनिट, 65 यूनिट वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी इसने एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, जितना अर्थ लेती है उतना वापस कर देती है, अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं अर्थ पे सारी परफॉर्म होती हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। इससे पहले देखो जैसे कि जो एब्जॉर्ब हो रही है सोलर रेडिएशन, वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होंगी? पोल से होंगी। क्यों? क्योंकि पोल्स पर ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब स्नो होती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि उनका एल्बिडो ज़्यादा है। और इक्वेटर पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे बाकी जितनी वेदर एटमॉस्फेयर कंडीशन होती हैं वो ज़्यादातर परफॉर्म इक्वेटर पे होती है, तो वहाँ पे जो है इंसोलेशन वो ज़्यादा एब्जॉर्ब सरप्लस देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब ज़्यादा होंगी और पोल्स पर रिफ्लेक्टेड बैक ज़्यादा होंगी, तो वहाँ डेफिशिएंट देखने को मिलेगा जो एनर्जी है वहाँ पे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो इंट्रैक्शन होता है सोलर इंसोलेशन और एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से हीट क्रिएट होती है अर्थ सरफेस पे, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर में। ठीक है, हीट क्या होती है? हीट जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो मेजरमेंट होती है डिग्री में, कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर।
अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को? पहला होता है लैटिट्यूड, फिर ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास एंड ओशन करंट। लैटिट्यूड ये अर्थ है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। अब लैटिट्यूड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। पोलर वाले लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम होगा और इक्वेटर वाले पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सन का अपरेंट मूवमेंट होता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वहाँ पे हमको लैटिट्यूड की लैटिट्यूड वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑल्टीट्यूड मैंने आपको बताया था लेप्स का कॉन्सेप्ट कि प्लेन्स पे तो होगा टेम्परेचर कम, वो टेम्परेचर ज़्यादा है गर्मियों में, और लेकिन जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि लेप्सिड की वजह से कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ है एल्टीट्यूड पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि अब जैसे ये अपना इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है इस इधर, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। अब यहाँ से ये बताओ, जैसे गर्मियों में जो एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो टेम्परेचर होता है लैंड का वो जल्दी गर्म होता है, और जो वाटर का है उसमें लगता है टाइम। वहाँ का जैसे अगर वार्म का टेम्परेचर वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन ओशियंस पे हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो कम कम रहता है इन कंपेरिजन टू द लैंड, क्योंकि वाटर को हीट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है उसमें क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर है लैंड पे, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब विंड कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो सी ब्रिजेस होती हैं, सी ब्रिजेस यानी कि यहाँ से ठंडी हवा जाएंगी कहाँ? उधर लैंड की तरफ, और जो गर्म हवा है वो सी की तरफ आएंगी। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। अब सी के पास जो स्टेट्स होंगे वो उनका टेम्परेचर ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है सी से, और जो बीच में लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उनका टेम्परेचर इनके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान वगैरह इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये पास जो होते हैं महाराष्ट्र वगैरह इन पर टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। एयर मास एंड ओशन करंट। एयर मास में क्या होता है कि जैसे लैंड और सी बीच में बताया, उसमें क्या होता है एयर मास में भी सेम ऐसे होता है। अगर वार्म एयर मास कांटेक्ट में आएगा, किस वो कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाएगा वार्म एयर मास के इन्फ्लुएंस की वजह से, और कोल्ड एयर मास के इन्फ्लुएंस की वजह से उस पर्टिकुलर जगह का जिसके इन्फ्लुएंस में वो आएगा उसका टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। ओशन करंट का कॉन्सेप्ट है। ओशन करेंट्स जो है ओशन काफ़ी के अंदर कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अभी समझ लो बस। जैसे ये मानो ओशन करेंट्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो ओशन करेंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, ये कॉन्टिनेंट है तो उसके ईस्टर्न साइड तो हमको वार्म करंट देखने को मिलेंगे, वार्म करंट, और वेस्टर्न साइड की साइड कोल्ड करंट देखने को मिलेंगे। तो ये भी टेम्परेचर जो है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर देखो, जनवरी के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये टेम्परेचर है, यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये लैंड है और ये ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जनवरी टाइम पे क्या पड़ रही है हमारे इधर नदन हेमिस्फीयर में पड़ रही है सर्दियाँ, विंटर चल रही है। विंटर चल रही है तो लैंड टेम्परेचर कम है, लेकिन ओशियंस में ज़्यादा है। मैंने भी आपको बताया था कि ओशियंस जो है उसे गर्म होने में टाइम लगता है। तो जब गर्मियाँ चल रही थी तब लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा था और ओशियंस का ठंडा था, किसके कंपेरिजन में? लैंड के। लेकिन विंटर्स में उल्टा हो जाता है, रिवर्स, कि लैंड का टेम्परेचर कम है और ओशियंस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो देखो यहाँ आपको मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वही सेम चीज़ अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड मास की वजह से भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है और सदर्न में कम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको एक सिंपल सी मतलब ज़्यादा कम ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, वरना स्ट्रेट सी लाइन सी देखने को मिलती है। लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है ये। और यहाँ पे ये ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लैंड मास ज़्यादा है, साथ के साथ ओशियंस को जो है टाइम लगता है गर्म होने में, ठंडा होने में।
तो उसकी वजह से भी ये टेम्परेचर अपने को ज़्यादा डेविएट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट है सेकंड, अब नेक्स्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन टाइप्स क्या होते हैं? नॉर्मल कंडीशंस में, एक सेकंड, अब आपको ऊपर वाले उसमें ले जाते हैं। देखो ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, वार्म एयर नीचे, फिर कूलर एयर है, फिर कोल्ड एयर है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइम पे क्या होगा, कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी, वार्म एयर बीच में होगी, उसके ऊपर फिर कोल्ड एयर आ जाएगी। तो जो जैसे इसमें क्या है, ये एयर सीधा आराम से बाहर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना नॉर्मल कंडीशन में आराम से काम चल रहा है। लेकिन वार्म एयर की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, ये कोल्ड एयर तो सिंक हो गई, वार्म एयर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ना ही तो यहाँ से कुछ सिंक हो रहा है और ना ही तो यहाँ से कुछ ऊपर जा पा रहा है, ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया है। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है अपने को मोस्टली विंटर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन देख लेते हैं टाइप उसके और क्या क्या होता है। Temperature inversion takes place on the layers in contact with the surface through the process of conduction. कंडक्शन वाला बताया था कि लैंड मास गर्म है तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी उसको वो गर्म कर देगी। फॉग फॉर्मेशन इज पॉसिबल इफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर ड्रॉप्स बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। फॉग फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है? विंटर में। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। Common in the higher latitudes, lower and middle latitudes, it occurs during cold nights and gets destroyed during daytime. Daytime पे destroy हो जाते हैं, cold nights पे destroy मिलते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए? लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, आउटगोइंग रेडिएशन इज ग्रेटर देन द इनकमिंग रेडिएशन, मतलब जो जो रेडिएशंस हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू द सोलर रेडिएशंस। ठीक है, ये बात बोल रहा है। क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई होनी चाहिए, मतलब क्लाउड्स नहीं होनी चाहिए। स्टिल एयर होनी चाहिए, मतलब कि स्टिल एयर, नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो कि अगर मतलब एयर जो है स्टेबल होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तभी टेम्परेचर इन्वर्जन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो तो वार्म एयर को मतलब कर देगी, ब्लो करवा देगी। ड्राई एयर नहीं था ग्राउंड सरफेस, ड्राई एयर होनी चाहिए ग्राउंड सरफेस के पास। और पोलर रीजन्स में टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन देखने को मिलती रहती है। अब देखते हैं पहला, वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन क्या है? टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज। वैली में क्या होता है, ये मानो ये हिल्स हैं, अब यहाँ पे मानो सुबह का दिन का समय, सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा हिल्स पे। यहाँ पे होगा हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ प्रेशर कम होगा, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे मूव कर रही होगी दिन के समय। तो ठीक है, उसके बाद रात में क्या होगा, रात में क्या होगा, रात में ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर और यहाँ पे आ जाएगा लो प्रेशर। अब विंड ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो cold air and heavy and dense produced during the night flow under the influence of gravity and moves down the slope while up the valley bottoms up with air above. Warm air rise, this is called air drainage। और warm air यहाँ पे राइज हो जाएगी, कोल्ड एयर नीचे की साइड ड्रेन कर रही होगी तो वो वहाँ हो जाएगी। अब मैंने आपको दिखाया था उसकी टेम्परेचर वजन के लिए क्या चाहिए, कोल्ड एयर चाहिए नीचे, फिर वार्म एयर होनी चाहिए, फिर ऊपर फिर कोल्ड एयर होनी चाहिए। ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए आइडियल कंडीशंस। अब यहाँ से वो ऊपर नहीं आ सकती और ऊपर से वो नीचे नहीं आ सकती, तो एक टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए पूरा वो तैयार हो जाता है। वैली इन्वर्जन बोलते हैं इसको। प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज, इससे क्या होता है, फ्रॉस्ट डैमेज से प्लांट्स प्रोटेक्ट होते हैं। फिर आता है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, एडवेक्शन टाइप। एडवेक्शन टाइप मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। फ्रंट्स क्या होते हैं, फ्रंट से भी नीचे हम पढ़ेंगे, उससे पहले याद रखो, एक होता है कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। अब वार्म एयर की क्या आदत होती है कि वो राइज करना चाहती है, कोल्ड एयर सिंक करना चाहती है, मतलब ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहती कोल्ड एयर, और वार्म एयर ज़मीन से उठ के जाती है, वो पास नहीं लेना चाहती वार्म एयर। तो जब फ्रंट्स की वजह से क्या बनता है, दो, एक वार्म एयर एक कोल्ड एयर टकराएंगे, वार्म एयर कोल्ड एयर टकराएंगे, तो वार्म एयर तो ऊपर उठेगी और कोल्ड एयर नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये फ्रंट्स क्रिएट करते हैं। फ्रंट्स जो है मोस्टली सब पोलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, occurs when cold air mass undercuts a warm air mass and lifts it a lot. It is unstable and destroyed on the as the weather changes। क्या कोल्ड एयर मास ने
वार्म एयर मास को उठाया, इसकी वजह से अब देखो आइडियल कंडीशन क्रिएट हो गई, यहाँ नीचे कोल्ड मास आ गया, यहाँ वार्म आ गया, ऊपर फिर कोल्ड होगा, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन फुलफिल कर दी इसने। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन फ्रंटल उसमें देखने को मिलता है, पहले इसका देख लिया। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के? फॉग फॉर्मेशन होता है, वार्म एयर सिट्स अबव कोल्ड एयर विच कॉजेज फॉग बाय कूलिंग द वार्म एयर बिलो, वार्म एयर फ्रॉम बिलो। वार्म एयर को क्या करती है, फॉग की कंडीशन कब होती है, वार्म एयर ऊपर हो जाती है, कोल्ड एयर नीचे जाती है, फॉग फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हजार्डस इन पॉल्यूटेड एरियाज जैसे दिल्ली वैली में देखने को मिलता है। वहाँ पे फॉग और स्मोक का फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है विंटर्स के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। फ्रॉस्ट इम्पैक्ट व्हेन वार्म एयर कंडेंसेस एट फ्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू कूलिंग बाय कोल्ड एयर ब्लो डैमेज क्रॉप्स एंड ऑर्चिड्स। फ्रॉस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, क्रॉप्स और ऑर्चिड्स इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि वार्म कंडेंस या फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर हो गई